नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए प्रथम वर्ष में जो समाजशास्त्र विषय है उसमें अपना पेपर सेकंड है, भारत में समाज पेपर सेकंड। उसमें हमारा जो टॉपिक है परिवार चल रहा है यूनिट 2 में। तो आज हम परिवार में भी संयुक्त परिवार या भारत में संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार के जो प्रकार हैं, जो लाभ हैं, जो फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम लोग एक दृष्टि डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें संयुक्त परिवार की परिभाषा विशेषताएं आपको बता दी कि वह परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, संपत्ति के सामूहिक स्वामी होते हैं, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। इसकी विशेषताएं भी हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। आज हम इसके जो लाभ हैं उस पर हम बात करेंगे। तो संयुक्त परिवार के प्रकार, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार के प्रकार, इसको प्रकार भी कह सकते हैं या इसको लाभ भी कह सकते हैं। इसके लाभ क्या क्या हैं संयुक्त परिवार के, क्यों इस पे इतना हम जोर दे रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि बच्चों के लालन पालन में योगदान। बच्चों का लालन पालन, हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार में बच्चों का जो लालन पालन है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। जो बुजुर्ग व्यक्तियों की छत्र छाया में जो बच्चों का जो सामाजिकरण होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। साथ में उन बुजुर्गों को कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा बच्चों के लालन पालन के माध्यम से मिलती है। और वहाँ पर जहाँ युवा दंपति जहाँ अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, अपने दिन भर रोजी रोटी कमाने में, तो बुजुर्ग व्यक्ति कहीं ना कहीं उसमें महत्व भी रहता है और बच्चों को अच्छे से लालन पालन इसमें हो पाता है। दूसरा, शासन संबंधी, इससे परिवार में कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बनी रहती है और सब व्यक्ति एक जो परिवार का जो मुखिया होता है उसकी कर्ता के अधीन होते हैं और सभी इससे सामाजिक नियंत्रण में भी इस चीज से संयुक्त परिवार एक अपना योगदान करता है। तीसरी बात करें हम धार्मिक कार्य, संयुक्त परिवार धार्मिक कार्य में भी योगदान इसमें देता है। इससे बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा होते हैं, सामाजिकरण ठीक तरीके से इसमें हो पाता है। अगला संयुक्त परिवार का हम इसमें लाभ देखेंगे मार्गदर्शन या सामाजिकरण, बच्चों का लालन पालन, या यहाँ देखेंगे सामाजिकरण। सामाजिकरण हमने जैसा कि देखा है, सामाजिकरण एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है। आजीवन चलने के साथ में हमने ये भी देखा कि जो जीवन का जो शुरुआती दौर है उसमें सामाजिकरण बहुत ही प्रभावी रहता है या सामाजिकरण का महत्व उसमें ज्यादा होता है। तो बच्चों के सामाजिकरण में संयुक्त परिवार का बहुत ही अहम योगदान संयुक्त परिवार का रहता है। एक आता है धन का उचित उपयोग, धन का उचित उपयोग, धन का उचित उपयोग। संयुक्त परिवार में सबसे मेच्योर व्यक्ति के पास में, परिपक्व व्यक्ति के पास में इसमें सत्ता रहती है, तो वह पारिवारिक पूंजी का निवेश सही तरीके से उसमें करता है। साथ ही एक साथ रहने से जो खर्चे हैं, जो व्यय है, उन पे भी नियंत्रण रहता है और व्यय भी उसमें कम होते हैं। संपत्ति के विभाजन से बचाव, एक साथ संपत्ति के विभाजन से बचाव। संपत्ति से क्योंकि संयुक्त परिवार की विशेषताओं में हमने देखा कि संयुक्त परिवार में संपत्ति सामूहिक होती है, इससे संपत्ति विभाजित नहीं होती और संपत्ति जब एक जगह संगठित रहती है तो वह ज्यादा प्रभावी इसमें रहती है। तो संयुक्त परिवार में संपत्ति का विभाजन नहीं होता। ये संयुक्त परिवार का बड़ा इसमें ये लाभ है। श्रम विभाजन की देखें तो हम संयुक्त परिवार में सब लोग अपनी क्षमता के हिसाब से काम करते हैं। बुजुर्ग लोगों की क्षमता
अलग तरह की होती है, तो वो कोई हल्का फुल्का काम करते हैं, बच्चे भी कई छोटे मोटे कामों में योगदान करते हैं, जो कमाने वाले व्यक्ति उनका अलग काम उसमें रहता है। तो उसमें क्या एक श्रम विभाजन का कार्य भी संयुक्त परिवार करता है। वो सदस्यों की क्षमता के हिसाब से उनमें कार्य का आवंटन इसमें करता है, और जब क्षमता के हिसाब से कार्यों का जो आवंटन होता है उसमें उसके अच्छे परिणाम निकल करके सामने आते हैं। एक है संस्कृति की रक्षा। संयुक्त परिवार में सब लोग एक साथ जब रहते हैं तो संस्कृति का स्थानांतरण आने वाली पीढ़ी में सही तरीके से हो पाता है, और परिवार के जो बच्चे हैं जाने अनजाने में ही जो अच्छी अच्छी चीजें हैं या जो परिवार के जो संस्कार हैं वो सीखते हैं। इससे संस्कृति का स्थानांतरण सही तरीके से हो सकता है। अनुशासन एवं नियंत्रण। अनुशासन एवं नियंत्रण संयुक्त परिवार में क्योंकि सब बहुत सारे लोगों को एक साथ रहना होता है, और कर्ता का जो इसमें जो परिवार का जो मुखिया होता है वो अनुशासन इसमें बनाता है। तो सब लोग इसमें अनुशासन में अनुशासन एवं नियंत्रण तो उसके अनुशासन में रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उसके सदस्य हैं, अनुशासन में रहने से एक सही तरीके से सदस्यों पर एक नियंत्रण रहता है, और उस अनुशासन एवं नियंत्रण से समाज में भी एक व्यवस्था बनी रहती है, एक नियंत्रण इसमें बना रहता है। राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा, ये क्या पॉइंट निकालने वाली बात होती है? राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा। संयुक्त परिवार में सब लोग एक साथ रहते हैं, सारे भाई एक साथ रहते हैं। तो इसमें कुछ परिवार जब राष्ट्रीय सेवा के लिए या फौज वगैरह में या पुलिस में जब जाते हैं तो उनको अपने घर के पीछे से चिंता नहीं रहती, तो वहां भी वो अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरीके से कर पाती हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो संयुक्त परिवार है वो राष्ट्रीय एकता और देश सेवा में भी अपना योगदान देता है। और सामाजिक सुरक्षा और यह संकट का बीमा। सामाजिक सुरक्षा व संकट का बीमा। संकट का बीमा क्योंकि संयुक्त परिवार में सभी लोग एक साथ रहते हैं, उसमें बच्चे भी, युवा भी, वृद्ध भी। वृद्धावस्था में हम देखते हैं कि व्यक्ति में कमाने की इतनी क्षमता नहीं रह पाती है, या परिवार के कुछ लोग जैसे मान लो कमाने में असमर्थ होते हैं, मान लो कोई दिव्यांग है, विकलांग है, वो कमा नहीं पाता है, या और किसी बीमारी के वक्त व्यक्ति की क्षमताएं नहीं होती। तो सब लोग जब एक साथ रहते हैं तो जो कमाने वाले जो सदस्य हैं वो उसकी क्षतिपूर्ति उसमें करते हैं, बदले में वो उसमें योगदान करते हैं। इससे क्या होगा, साथ ही परिवार के ऊपर जैसे कोई मुसीबत आती है, मान लो कोई आर्थिक संकट आ गया या कोई सदस्य बीमार हो गया, उसके लिए एक जो संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है, मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, सब लोग उसको मिल करके पूरा करते हैं। इसलिए सामाजिक जो संयुक्त जो परिवार है वो सामाजिक सुरक्षा और संकट के बीमा का कार्य ये जो संयुक्त परिवार करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संयुक्त परिवार के अनेक लाभ हैं, और इनमें समय के साथ कुछ परिवर्तन भी इसमें आता जा रहा है, लेकिन बेसिक रूप से इस तरह के लाभ और भी अप्रत्यक्ष लाभ हैं जिनको आप कॉपी में सोच के कि संयुक्त परिवार रहने से क्या लाभ है आप उनको लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि संयुक्त परिवार के लाभ होने से इसमें कुछ दोष भी हैं, कुछ हानियां भी हैं, उनके ऊपर भी हम एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। तो लेकिन संयुक्त परिवार के दोष, संयुक्त परिवार के दोष, तो सोचो देखिए क्या क्या हो सकते हैं संयुक्त परिवार के दोष। संयुक्त परिवार के दोष, संयुक्त परिवार के दोष। देखो संयुक्त परिवार में पहला दोष तो इसमें क्या है, अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि। अकर्मण्य व्यक्तियों में वृद्धि या अकर्मण्य
अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि। संयुक्त परिवार में क्या है, जैसे मान लो किसी परिवार में 2-3 भाई हैं, ज्यादा लोग हैं, तो वहां हम देखते हैं कि सब लोगों को बराबर उनका रहने का तरीका होता है। उसमें चाहे कोई व्यक्ति कम कमा रहा हो, चाहे कोई ज्यादा कमा रहा हो, सबको उपभोग तो बराबर ही करना है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, कुछ लोग अकर्मण्य हो जाते हैं। उन्हें पता है कि हम उनकी रोटी कहीं जानी नहीं है, सब कुछ उसमें कुछ वो काम करें या ना करें, उससे उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इस चीज को लेकर क्या होते हैं, वो लोग धीरे धीरे आलसी हो जाते हैं, अकर्मण्यता की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। तो ये संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा दोष है कि अकर्मण्य व्यक्तियों की संख्या में इससे वृद्धि होती चली जाती है। दूसरा इसको कहेंगे कि व्यक्तित्व के विकास में बाधक। कई बार क्या होता है कि आदमी बहुत ज्यादा इसमें भीड़ में वो रहता है, तो वो अपने ऊपर ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दे पाता है और उसको प्रॉपर उसमें चिंतन मनन का अवसर नहीं मिल पाता है, तो उससे व्यक्तित्व के विकास में कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न करता है। व्यक्तित्व विकास में बाधा, विकास में बाधा। एक तीसरी जो इसमें स्त्रियों की दुर्दशा। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि स्त्रियों की दुर्दशा कि कोई सुनने वाला होता ही नहीं है। जो परिवार की मुखिया ने जो उनकी जो तय कर दिया वो इसमें फाइनल होता है, तो उनकी जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ होती है, उनके ऊपर कोई ध्यान उसमें नहीं देता है। तो स्त्रियां संयुक्त परिवार में बहुत इसमें परेशान रहती हैं। कलह का केंद्र। कई बार घर में वो एक साथ तो रहते हैं, लेकिन आपसी कलह इतना ज्यादा रहता है कि सही तरीके से नहीं रह पाते हैं। और जो संयुक्त परिवार है वो एक शीत युद्ध के केंद्र इसमें में बने रहते हैं। कुशलता में बाधक। कुशलता में बाधक, आपने यहाँ देखा कि संयुक्त परिवार में सब लोग संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होंगे, सब बराबर उपभोग करेंगे, चाहे कोई काम करता हो चाहे नहीं करता हो। तो इसमें व्यक्ति क्या अपनी कार्य कुशलता को सुधारने के लिए ज्यादा ज्यादा इसमें ज्यादा विचार नहीं करता है, ज्यादा प्रयत्न नहीं करता है। इससे भी कार्य कुशलता में कहीं ना कमी इसमें आती है। कर्ता की स्वेच्छाचारिता। जो परिवार का जो मुखिया होता है वो कई बार निरंकुश हो जाता है और वो अपने मनमानी तरीके से व्यवहार करता है, तो स्वेच्छाचारी और कर्ता की मनमानी, उससे भी व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचती है। और जो संयुक्त परिवार जो पहले सही माना जाता था या इसके लाभ भी थे, तो इस तरह से इसकी कुछ हानियां भी देखने को हमें मिलती हैं। और इसमें हम देखें अधिक संतान उत्पत्ति। एकल परिवार में तो क्या होता है कि दंपति के ऊपर जब बच्चा पैदा हो तो उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है, तो इतना समय नहीं दे पाता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, दादा दादी होते हैं, तो बच्चों को पाल लेते हैं, संभाल लेते हैं। तो वो संतान उत्पत्ति के ऊपर ज्यादा दंपति ज्यादा विचार नहीं करते हैं, तो इसमें ज्यादा बच्चे भी इसमें हो जाते हैं। तो संयुक्त परिवार का ये भी एक बड़ा दोष है कि अधिक संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित इसमें करता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने संयुक्त परिवार के जो लाभ और उनके दोनों दोषों पर विचार किया। अगली क्लास में हम संयुक्त परिवार में परिवर्तन लाने के कारकों के विचार करेंगे और भविष्य में इसके अस्तित्व के बारे में विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।